स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाउ इंडियन ओपियम फ्यूल्ड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें तो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड ट्रेड के इतिहास से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड दिखाई देती है। जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जैसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से शुरू हुआ कल्चरल एक्सचेंज भी इनके बीच एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशंस की वजह से ही हुआ था। इसी तरह क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और दूसरे रिलीजन्स के वर्ल्ड वाइड प्रोपगेशन से लेकर मिडिल सेंचुरीज में यूरोपियन कंट्रीज में आए रेनेसांस और उसके बाद आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस तक हर किसी की जड़ें हम ग्लोबल ट्रेड में तलाश कर सकते हैं। यहां तक कि आज भी दुनिया के अलग अलग देशों के डिप्लोमैटिक रिलेशंस और उनके बीच के एलाइज और एडवर्सरीज का भेद भी असल में कहीं ना कहीं उनके बीच के ट्रेड रिलेशंस पर ही टिका हुआ है। इसे देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि खास तौर पर ह्यूमन रेस के बीते 4-5 हजार साल के इतिहास को इस ग्लोबल ट्रेड ने ही एनरिच किया है, जहां इस दौरान बनने बिगड़ने वाले एम्पायर से लेकर पीपल, कल्चर, लैंग्वेज, करेंसी और रिसोर्सेज के माइग्रेशन तक सबके पीछे ग्लोबल ट्रेड विंड्स ही हैं। ऐसे में ये ग्लोबल ट्रेड की विंड्स जिस ओर बही, हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसी अनुसार बदलती रही। यही कारण है कि जब भी इंडियन हिस्ट्री की बात होती है तो वास्को द गामा द्वारा यूरोप से इंडिया तक के सी रूट को खोजे जाने को एक बहुत बड़े माइलस्टोन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यदि उस समय यूरोपियन ट्रेडर्स भारत से मसाले और दूसरे यूनिक आइटम्स के ल्यूक्रेटिव ट्रेड की वजह से भारत न आए होते तो शायद इंडियन सबकॉन्टिनेंट का इतिहास कुछ और होता। यह स्पाइस ट्रेड ही था जिसने पहले यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज की और फिर यूरोपियन कॉलोनियलिज्म की नींव रखी। मगर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय में भारत में शासन करने वाली ब्रिटिश सरकार को भारत के साथ साथ पूरे एशियन कॉलोनीज पर स्थापित करने का काम इन स्पाइसेस ने नहीं बल्कि इंडियन ओपियम यानी अफीम ने किया था, क्योंकि यह अफीम ही था जिसने ब्रिटिश सरकार और उसकी ट्रेडिंग कंपनीज को वो फाइनेंशियल पुश दिया जिसके बल पर वो ऐसा साम्राज्य स्थापित कर पाए जिसमें सूर्य कभी डूबता ही नहीं था। और ये वो अफीम ही था जिसने एक समय में सबसे बड़ी एशियन फोर्स माने जाने वाली चाइनीज एम्पायर को ब्रिटिशर्स की झोली में डाल दिया। यही कारण है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ओपियम या अफीम को ही ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का असली किंग मेकर माना जाता है। यहां तक कि यदि ओपियम न होता तो आज हांगकांग और सिंगापुर भी एग्जिस्ट न कर रहे होते। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ओपियम में ऐसा क्या था जिसके दम पर ब्रिटिश सरकार ने दुनिया पर न केवल शासन किया बल्कि जिसका प्रभाव आज तक ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर देखने को मिलता है। ब्रिटेन्स क्वेस्ट टू एंटर चाइना। फरवरी 1793, चाइना के ब्रिटिश एम्बेसडर जॉर्ज मैकार्ट ने चाइनीज एम्परर चिंगलोंग से खास मुलाकात करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप हिंदुस्तान पर सवार होकर चाइना जा रहे थे। इस मुलाकात के पीछे ब्रिटिश एम्बेसडर और ईस्ट इंडिया कंपनी के दो पर्पसेस थे। पहला, वो चाइनीज एम्परर को उनके 83rd बर्थडे पर किंग ऑफ इंग्लैंड जॉर्ज III की ओर से पर्सनल विशेस और ग्रैटिट्यूड देना चाहते थे और इसी कारण से वो चियानलोंग के लिए गिफ्ट के रूप में एक से एक नायाब और बेशकीमती यूरोपियन चीजें लेकर गए थे। मगर ब्रिटिश एम्बेसडर जॉर्ज मैकार्टनी का सेकंड पर्पस इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां वो चाइनीज एम्परर को चाइना के दरवाजे ब्रिटिश ट्रेड के लिए ओपन करने के लिए मनाना चाहते थे, क्योंकि यदि चाइना ऐसा न करता तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या पूरा ब्रिटेन भी कंगाल होने की कगार पर खड़ा हो जाता। असल में 1650s में हुए अपने इंट्रोडक्शन के बाद से ही ब्रिटेन की जनता के बीच चाइनीज टी का एडिक्शन बढ़ता जा रहा था, जहां ऑथर थॉमस मैनुअल अपनी किताब ओपियम इंक में बताते हैं कि ब्रिटेन में चाइनीज टी का चलन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि 19th सेंचुरी आते आते अकेले टी पर लगने वाली ड्यूटी ही ब्रिटिश रेवेन्यू के 10% शेयर को फॉर्म कर रही थी। और ब्रिटेन में बढ़ रही चाइनीज टी की इस दीवानगी की वजह से चाइना से हो रहे एक तरफा ट्रेड में ब्रिटेन का बैलेंस ऑफ ट्रेड बुरी तरह बिगड़ता जा रहा था। और इसका कारण यह था कि ब्रिटेन तो चाइना से भारी मात्रा में टी खरीद रहा था
मगर चाइना ब्रिटेन से होने वाले ट्रेड के लिए अपने दरवाजे बंद किए हुए था। ब्रिटेन के लिए यह कंडीशन इतनी खराब थी कि उस समय उसके सर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का खतरा मंडराने लगा था। असल में चाइना इस टी के बदले ब्रिटेन से सिल्वर में पेमेंट ले रहा था, जिसके चलते ब्रिटेन में इस प्रेशियस मेटल की किल्लत होने लगी थी और 18th सेंचुरी आते आते उसकी ट्रेजरी खाली होने लगी थी। ऐसे में एम्बेसडर मैकार्टनी चाहते थे कि चाइना ब्रिटेन द्वारा ऑफर किए जा रहे लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दे, और इसीलिए वो चाइनीज एम्परर को रिझाने के लिए 90 वैगन्स, 40 बैरोज, 200 हॉर्सेस और 3000 वर्कर्स की मदद से टेलीस्कोप्स, बैरोमीटर्स, क्लॉक्स, हॉट एयर बलून्स, सोर्ड्स, टेक्सटाइल, पिस्टल्स इत्यादि इत्यादि जैसे हजारों तरीके का सामान एग्जिबिट करने के लिए लेकर गए। मगर चाइनीज एम्परर इन सब को देखकर भी टस से मस नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें और उनके देश को इन ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की कोई जरूरत नहीं, बल्कि विशाल चाइना खुद ही अपनी जरूरत पूरी करने में सक्षम है। चाइनीज एम्परर च्याओलॉन्ग से यह जवाब सुनकर एम्बेसडर मैकार्टनी मन मारकर अपने अनसक्सेसफुल मिशन के साथ इंग्लैंड वापस लौट आए। मगर ब्रिटिश एम्पायर इसके बाद भी एक ऐसा प्रोडक्ट खोजने को बेकरार था जिसके लिए मना करना चाइनीज एम्पायर के लिए भी नामुमकिन हो जाए, बल्कि जिसके खरीदने के लिए चाइनीज विवश हो जाएं। और यहां उनका ध्यान गया अपने ब्रिटिश क्राउन का जूल माने जाने वाले इंडिया पर, जहां फाइनली उन्हें ऐसा प्रोडक्ट मिला जो आने वाले समय में चाइना के दरवाजे ब्रिटिश एम्पायर के लिए खोल देने वाला था। हाउ द ओपियम चेंज्ड द वर्ल्ड फॉरएवर। दोस्तों, ये प्रोडक्ट था पॉपी प्लांट से तैयार होने वाला ओपियम या अफीम, जिसे चबाया जा सकता था, स्मोक किया जा सकता था और यहां तक कि इसे पिया भी जा सकता था। और इसका एडिक्शन ऐसा था कि जिसने भी इसे एक बार शुरू कर दिया वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं सकता था। यहीं से ब्रिटेन ने इंडिया में मैस स्केल पर ओपियम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, बल्कि बिहार, बंगाल और मालवा रीजन के पूरी फार्मिंग इकोनॉमीज को ही ओपियम प्रोड्यूसिंग मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जहां से ब्रिटिश एजेंट्स ओपियम को चाइना में इलीगली स्मगल करने लगे। अब ब्रिटेन और उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी टी के ट्रेड के बदले करेंसी के बजाय ओपियम में पे कर रहे थे, जो टी से कहीं ज्यादा एडिक्टिव और महंगा था। ऐसे में जैसे जैसे ब्रिटेन का चाइना से ये इलीगल ट्रेड बढ़ता गया, धीरे धीरे करके ब्रिटेन की तिजोरियां फिर से भरने लगी। जहां एक और ब्रिटेन ने अपनी खुद की कंट्री में अफीम जैसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस के ट्रेड और कंजम्पशन को कंट्रोल करने को लेकर हार्श लॉज बना रखे थे, वहीं वो इंडिया और चाइना से मिलकर एक ओपियम ट्रायंगल एस्टैब्लिश कर चुका था, जहां वो न केवल वर्ल्ड हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट रनिंग ड्रग डील को एस्टैब्लिश कर रहा था, बल्कि इंडिया और चाइना के लाखों लोगों को अफीम के नशे की लत का शिकार भी बना रहा था, वो भी केवल चाइना से अपने ट्रेड को इनेबल करने के लिए। हिस्टोरियंस का मानना है कि ओपियम के इसी ब्रिटिश ट्रेड ने कॉलोनियल इकोनॉमी के नेचर को ही ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट निकोलस सॉन्डर्स अपनी किताब द पॉपी, अ कल्चरल हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट इजिप्ट टू फ्लैंडर्स फील्ड्स टू अफगानिस्तान में लिखते हैं कि यदि ब्रिटेन ने इस ओपियम ड्रग ट्रेड को शुरू न किया होता तो शायद दुनिया का इतिहास ही कुछ और होता, क्योंकि इस ट्रेड ने न केवल ब्रिटिश इकोनॉमी को फ्यूल किया, बल्कि ब्रिटेन के पूरे कॉलोनियल कल्चर को ही बदल कर रख दिया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चाइना में इंडिया से स्मगल की गई अफीम ने अपना जाल फैलाया, धीरे धीरे करके पूरी चाइनीज सोसाइटी इसकी गिरफ्त में आने लगी। 1829 आते आते चाइनीज सोसाइटी में एक्सेसिव ओपियम के इनफ्लो से परेशान होकर चाइनीज एम्परर ने इस पर कंप्लीट बैन तक लगा दिया, जिसे ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर तो माना, मगर फिर भी इसकी स्मगलिंग अपने प्राइवेट शिप से लगातार जारी रखी। इसके बाद जब 1830 में चिंग ऑफिशियल्स ने ओपियम के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए ब्रिटिश और स्मगलिंग शिप्स पर नकेल कसनी शुरू की, तो ब्रिटेन और चाइनीज एम्परर्स के बीच के रिश्ते और भी ज्यादा तल्ख हो गए। यहां तक कि 1839 में चिंग एम्परर ने ओपियम के कार्टन्स को सीज कर लेने का आदेश जारी कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटेन ने चाइनीज एम्परर के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया, जो कि 1839 से लेकर 1842 तक छिड़ा रहा, जिसे इतिहास में फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है। इस वॉर का नतीजा ब्रिटिश फोर्सेस के पक्ष में गया।
जिसके बाद उन्होंने चाइना से बड़ी मात्रा में इंडेमनिटी वसूली के साथ ही ट्रीटी ऑफ नैनकिंग के जरिए चाइना से हांगकांग आइलैंड छीन लिया और यहां पर भी अपना शासन स्थापित कर दिया। इसी कड़ी में 1856 से लेकर 1860 के बीच सेकेंड ओपियम वॉर भी देखने को मिला, जिसने वंस एंड फॉर ऑल चाइना को अपने घुटनों पर ला दिया और इसके बाद चाइना पर दबाव डालकर उससे होने वाले ओपियम ट्रेड को लीगलाइज कर दिया गया। साथ ही चाइना को हांगकांग से लगे कौलून पेनिनसुला के सदर्न पोर्शन को भी ब्रिटिश सरकार को सौंपना पड़ा। साथ ही चाइना को अपने बहुत से पोर्ट्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने पड़े। इसका नतीजा यह हुआ कि 1839 में चाइना से होने वाले जिस ओपियम ट्रेड का वॉल्यूम 6 मिलियन पाउंड्स था, वो 1879 तक 15 मिलियन पाउंड्स तक जा पहुंचा। यही नहीं, फेमस हिस्टोरियन डेविड टी कोर्टराइट अपने जर्नल में बताते हैं 1906 आते आते चाइना की लगभग 16.2 मिलियन पॉपुलेशन अफीम की लत की शिकार हो चुकी थी, जहां उसकी लगभग आधी एडल्ट पॉपुलेशन ओपियम स्मोक किया करती थी। ऐसे में फर्स्ट ओपियम वॉर से लेकर 1949 के चाइनीज सिविल वॉर तक के पीरियड को चाइनीज सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन माना जाता है, जिस दौरान एक देश, एक सोसाइटी, एक इकोनॉमी और एक सिविलाइजेशन के रूप में चाइना का सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन हुआ। यही नहीं, ब्रिटिशर्स द्वारा चाइना के इसी सब्जुगेशन का यह नतीजा था कि 1848 से लेकर 1888 के बीच लगभग 2 मिलियन चाइनीज, जिनमें ज्यादातर यंग मैन थे, चाइना को छोड़कर बेटर अपॉर्चुनिटीज और एक्सप्लोरेशन के लिए मलय पेनिनसुला, इंडो चाइना, सुमात्रा, जावा, द फिलीपींस, हवाई, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। इसी का नतीजा है कि आज आपको इन सभी जगह चाइनीज रूट्स के लाखों लोग देखने को मिलेंगे। बल्कि यूएस और ऑस्ट्रेलिया के लगभग हर बड़ी सिटीज में बसे चाइनीज डायस्पोरा वाले चाइना टाउन्स भी लगभग इसी समय बसना शुरू हुए थे। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि किसी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना को इस तरह अफीम की लत का शिकार बना रही है। बल्कि चाइना से हो रहे इलीगल ओपियम ट्रेड के मॉरल स्टेटस को लेकर 1830s, 40s, 70s और 90s में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में बार बार सवाल उठाए गए थे। यहां तक कि इस दौरान ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई थी। मगर हर बार की तरह अपनी हर कुटिलता पर पर्दा डालते हुए इस कमेटी ने भी ब्रिटेन को इन एक्यूजेशन से क्लीन चिट दे दी। आफ्टर ऑल, जब अपराध करने वाला और उसका न्याय करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हों, तो न्याय कैसे हो सकता है? ऐसे में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चाइना में हो रही ओपियम डंपिंग को वहां से डिग्रेडिंग सोशल स्टेटस से जोड़कर देखा नहीं जा सकता। नतीजा यह हुआ कि हर बार इस कृत्य का विरोध करने वालों की आवाज दबा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर थॉमस मैन्युअल अपनी किताब ओपियम इंक, हाउ अ ग्लोबल ड्रग ट्रेड फंडेड द ब्रिटिश एम्पायर में लिखते हैं कि द चाइनीज गॉट ओपियम, द ब्रिटिश गॉट टी एंड द इंडियंस गॉट कॉलोनियलिज्म। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना से होने वाले इसी ल्यूक्रेटिव ट्रेड ने भारत में कॉलोनियलिज्म की जड़ें मजबूत करने का काम किया। हाउ ओपियम ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। दोस्तों, यूं तो ओपियम का कल्टीवेशन भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही शुरू हो चुका था और ऐसा माना जाता है कि इसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले 8th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स द्वारा लाया गया था। यही कारण है कि ऐसा माना जाता है कि भारत में ओपियम के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द अफीम भी पर्शियो अरबिक टर्म अफ्यूम से आया है। मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपियम हमेशा से एक ऑर्डिनरी क्रॉप था, न कि इंडियंस का मेजर ट्रेड। हालांकि मिडिल ईस्ट से आए मुगल रूलर्स और कोर्टिजन्स के बीच ओपियम का इस्तेमाल काफी आम था, लेकिन इसकी हाई कॉस्ट और डिफिकल्ट मेकिंग प्रोसेस की वजह से इसका इस्तेमाल मोस्टली अपर या वेल्थी क्लास के बीच केवल रिक्रिएशनल एक्टिविटीज तक ही सीमित था। मगर भारत में आगे जाकर यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स और खासतौर पर डच ने सबसे पहले इसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड बनाया, जहां उन्होंने अलग अलग ट्रेडिंग पार्टनर्स और किंगडम्स को गिफ्ट के तौर पर ओपियम देने की शुरुआत की, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत के ओपियम की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडीज से ट्रेड करने के लिए ओपियम को करेंसी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते बहुत से साउथ ईस्ट एशियन रूलर्स ने अपनी टेरिटरीज में ओपियम के इनफ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने की भी कोशिश की, जिसकी वजह से डच ने कुछ मिनी ओपियम वॉर्स भी किए।
ऐसे में हिस्टोरियंस का मानना है कि डच के इसी टेम्पलेट को ब्रिटिश ने बड़े स्केल पर चाइना में इंप्लीमेंट किया, और ऐसा इंप्लीमेंट किया कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले ओपियम का ऑलमोस्ट 80% चाइना एक्सपोर्ट होने लगा। इस काम के लिए ब्रिटिशर्स ने गैंजेटिक प्लेन्स में ओपियम प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए एक लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसी और सप्लाई चेन एस्टैब्लिश की। 1895 में पब्लिश हुई रिपोर्ट ऑफ द रॉयल कमीशन ऑफ ओपियम के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए एक ओपियम एजेंसी नाम का इंस्टीट्यूशन भी बनाया था, जहां इसके 100 से ज्यादा ऑफिसेज काम करने वाले 2500 क्लर्क्स पुलिस लाइक अथॉरिटी के साथ फार्मर्स से लेकर ट्रेडर्स तक सब पर इस ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्स किया करते थे, जिसमें भारत के हजारों किसानों को पॉपी कल्टीवेट करने के काम पर लगाया गया था, जिनमें से ज्यादातर को इस काम में डरा धमकाकर या कर्ज के जाल में फंसाकर ही लगाया जाता था। साथ ही ब्रिटिशर्स के दबाव में लैंड ओनर्स भी अपने फार्मर्स और कल्टीवेटर्स को पॉपी ग्रो करने के लिए फोर्स करते थे। साथ ही उन्हें कॉलोनियल गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी के अंदर अपने लैंड और लेबर का एक हिस्सा पॉपी कल्टीवेशन और ओपियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए फोर्सफुली सबमिट करना पड़ता था। यही कारण है कि अमिताभ घोष अपनी किताब सी ऑफ पॉपीज में बताते हैं कि जहां इस ओपियम ट्रेड से शुरू होने के पहले नॉर्थ इंडिया के लगभग 1.3 मिलियन पेजेंट हाउसहोल्ड पॉपी उगाते थे, वहीं 19th सेंचुरी के अंत तक इन पॉपी फार्मर्स की संख्या अकेले यूपी और बिहार में ही बढ़कर 10 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी, जबकि ये ट्रेड इंडियन फार्मर्स के लिए एक बेहद घाटे का सौदा था। इन फील्ड्स से निकलकर पॉपी मिल्क गाजीपुर और पटना में एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्रीज में जाता था, जहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इस ड्रग्स बनाने के काम में जबरदस्ती इंप्लॉय किया जाता था, जिस काम के लिए अक्सर उसी अफीम का इस्तेमाल किया जाता जिसे ये लेबरर्स पैदा कर रहे थे। और इस तरह चाइना से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता उसे भारत में कोलोनियलिज्म को और मजबूत करने पर इन्वेस्ट कर दिया जाता। यही कारण है कि थॉमस मैनुअल ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखते हैं कि असल में एक ड्रग कार्टेल थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर जॉइंट स्टॉक कॉरपोरेशन बनने का ढोंग कर रही थी, जिसे कंपेयर करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री डॉक्टर रॉफ बाउअर अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही ये ओपियम इंडस्ट्री सबकॉन्टिनेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंटरप्राइजेस थी, जो हर साल हंड्रेड्स ऑफ टन्स ड्रग्स प्रोड्यूस कर रही थी, जिसका कंपैरिजन हम आज ग्लोबल मार्केट में हेरोइन के प्राइम सप्लायर अफगानिस्तान से कर सकते हैं। मगर इस पूरी प्रोसेस में ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली नहीं थी जो इस ड्रग रैकेट से प्रॉफिट्स अर्न कर रही थी, बल्कि इसने भारत में एक बिल्कुल नए तरह के ट्रेडर्स और प्राइवेट मर्चेंट्स को खड़ा कर दिया, जो बॉम्बे और कैलकाटा से इन ड्रग्स को चाइना तक पहुंचाते थे। असल में मालवा और गैंजेटिक प्लेन से आने वाले ओपियम को बॉम्बे और कैलकाटा पोर्ट्स पर ऑक्शन किया जाता था, जहां इंडियन, यूएस और यूरोपियन मिलियनेयर्स इनके लिए बोली लगाया करते थे, जिससे वो इस माल से भरी शिप्स को फाइनेंस करके चाइना तक ले जा सके और इसके बदले में भारी मुनाफा कमा सके। यहां तक कि हिस्टोरियन अमर फारूकी द्वारा की गई एक्सटेंसिव स्टडी ये बताती है कि 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना से होने वाले ओपियम ट्रेड में सबसे बड़ा कंपटीशन इंडियन ट्रेडर्स द्वारा ही मिलना शुरू हो गया था। जहां एक और गैंजेटिक प्लेन और बंगाल से होने वाले ओपियम ट्रेड पर ईआईसी का एक अधिकार था, वहीं मालवा और बॉम्बे पोर्ट से होने वाले ओपियम ट्रेड पर इंडियन ट्रेडर्स का कब्जा हुआ करता था। साथ ही आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस काम में देश और विदेश की कई नामी गिरामी बिजनेस फैमिलीज भी शामिल थीं, जिसमें खास तौर पर बॉम्बे की पारसी कम्युनिटी ने इस ओपियम ट्रेड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए एक समय में ऑलमोस्ट आधे बॉम्बे की जमीन के मालिक जमशेदजी जीजी बॉय और टाटा ग्रुप के हेड जमशेदजी टाटा ने अपने ओपियम के कारोबार को काफी फैलाया। ऐसे में कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ओपियम ट्रेड से मिली इस न्यू वेल्थ के ही दम पर इन दोनों बिजनेस टाइकून्स ने आने वाले समय में अपने दूसरे बिजनेसेस को फैलाया। इसी तरह मालवा और राजस्थान की मारवाड़ी कम्युनिटी के ट्रेडर्स भी इस ओपियम ट्रेड का हिस्सा बने रहे, जिसमें खासतौर पर फेमस बिरला फैमिली के हेड रहे शिवनारायण बिरला और फेमस कंग्लोमरेट ताराचंद घनश्याम दास भी इस ओपियम ट्रेड से एसोसिएटेड रहे। ऐसे में हिस्टोरियंस का मानना है कि एक समय में भारत में बॉम्बे और कैलकाटा ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल और बिजनेस इंड्यूस की,
उसका एक बड़ा रीजन यहां के पोर्ट से होने वाले ओपियम ट्रेड ही था। वहीं भारत से चाइना में इलीगली स्मगल होने वाले ओपियम के हायर रेवेन्यू को देखते हुए ही इस शिपिंग ट्रेड में यूएसए की भी बहुत सी बिजनेस फैमिलीज शामिल थीं। उदाहरण के लिए यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के ग्रैंडफादर वॉरेन डिलानो जूनियर, यूएस प्रेसिडेंट कैल्विन कूलिज की फैमिली और यूएस की नामचीन फोर्ब्स फैमिली भी शामिल थी। मगर हमें याद रखना चाहिए कि उस समय ओपियम एक इलीगल ड्रग नहीं बल्कि एक्सटेंसिवली प्राइज्ड कमोडिटी हुआ करती थी। ऐसे में हर कोई इसके कारोबार से पैसे कमाना चाहता था। साथ ही भारत के लिए यह ओपियम ट्रेड एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, जहां उसकी इंडस्ट्रियलिस्ट्स को इस ट्रेड की जरूरत थी मगर उसके सामने मोरालिटी का क्वेश्चन भी। ऐसे में भारत के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो रहा था। पुटिंग द ब्रेक्स इनटू द ओपियम ट्रेड। दोस्तों, 20th सेंचुरी शुरू होते होते भारत में इंडिपेंडेंस और नेशनलिज्म की आंधी तेज होने लगी थी। ऐसे में देश के नेशनलिस्ट लीडर्स भी भारत से होने वाले ओपियम ट्रेड को लेकर चिंतित थे, क्योंकि जहां एक ओर इस ट्रेड से बहुत से इकोनॉमिक गेन्स थे, वहीं दूसरी ओर इस ड्रग यूज का एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट भी था। यही कारण है कि उस समय द हिंदू अखबार में छपे एक आर्टिकल ने इस ट्रेड को जस्टिफाई करते हुए लिखा था कि ओपियम मे बी अ ग्रेट ईविल बट नेशनल बैंक्रप्सी इज अ ग्रेटर ईविल। मगर उस दौर में भी जिस एक नेशनलिस्ट लीडर ने खुलकर इंग्लैंड के इस ओपियम ट्रेड को क्रिटिसाइज किया, वो थे दादा भाई नौरोजी। जहां उनका कहना था कि द ओपियम ट्रेड इज अ सिन ऑन इंग्लैंड्स हेड एंड अ कर्स ऑन इंडिया फॉर हर शेयर ऑन बीइंग द इंस्ट्रूमेंट। इसी कड़ी में 1909 में पहली बार शंघाई में इंटरनेशनल ओपियम कन्वेंशन का आयोजन किया गया, जहां चाइना की ओपियम प्रॉब्लम को ऑब्जेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया गया। इस कन्वेंशन में 1 डजन से ज्यादा कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल हुए, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, रशिया, सायम, पर्शिया के साथ साथ ब्रिटेन, चाइना और यूएसए भी शामिल थे। ऐसे में ओपियम ट्रेड को लेकर चारों ओर से घिरते ब्रिटेन को चाइना के साथ एक नया अग्रीमेंट साइन करना पड़ा। साथ ही ब्रिटेन ने पटना में स्थित अपनी ओपियम फैक्ट्री को भी बंद कर दिया। यही नहीं, इसके कुछ समय बाद ही ब्रिटेन ने इंडिया में अपने पॉपी कल्टीवेशन को भी पहले के मुकाबले 1/3 कर दिया, जिसके बाद 1913 में फाइनली ओपियम ट्रेड को टर्मिनेट कर दिया गया और इसके लिए एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में ओपियम का लास्ट कार्गो भारत से चाइना पहुंचाया गया, जहां चाइनीज ने इस कार्गो में आग लगाकर फाइनली इस ग्रेट ओपियम ट्रेड को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह ब्रिटेन के चंद सिल्वर कॉइन्स को बचाने के लिए शुरू हुए ओपियम ट्रेड ने सारी दुनिया की शेयर्ड वर्ल्ड हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। इसने न केवल चाइना को उसके 100 years ऑफ नेशनल ह्यूमिलिएशन में झोंक दिया, बल्कि भारत को भी इस काम के लिए अपना मोहरा बना लिया। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि ओपियम ही वो हथियार था जिसने ब्रिटिश सरकार के कोलोनियलिज्म को फ्यूल करने का असली काम किया। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यूपीएससी मेंस से रेलेवेंस को देखते हुए हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपका सवाल है, डिस्कस द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओपियम एज अ पावरफुल एजेंट इन शेपिंग वर्ल्ड हिस्ट्री with a focus on its role in the Opium Wars and its impact on colonialism and Chinese society. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।